हेलो एवरीवन, हमारे चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आशा करती हूँ आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें और जल्दी से जो आपका एम है, जो आपका गोल है, उसे अचीव करें। तो चलिए, आज मैं आपको आज की क्लास में कराऊंगी 19 जुलाई के करंट अफेयर्स की क्लास। ठीक है, तो इसमें हम 19 जुलाई के करंट अफेयर्स समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 को यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, यूरोपीय संसद है उसके अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है रोबर्टा मेट्सोला को। ठीक है, जो रोबर्टा मेट्सोला है इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये कौन है इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो रोबर्टा मेट्सोला है, ये यूरोपियन पार्लियामेंट की जो अध्यक्ष हैं, ये ऐसी महिला है जो तीसरी बार अध्यक्ष चुनी गई हैं। कोई महिला जब यूरोपियन पार्लियामेंट की तीसरी बार अध्यक्ष बनी है। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ था, 1979 से 82 तक जो सिमोन वील हैं वो यूरोपीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष थी। दूसरी महिला अध्यक्ष बनी आपकी निकोल फोंटेन, ये बनी 1999 से सन 2002 तक। और अब जो यूरोपियन पार्लियामेंट की कोई महिला जो अध्यक्ष बनी है वो बनी है रोबर्ट मेट्सोला। ठीक है, चलिए, इनका जो कार्यकाल है वो रहेगा आपका वर्ष 2027 तक। ये 3 वर्ष का कार्यकाल है। ठीक है, ये कहाँ से हैं? ये माल्टा से हैं। और 2013 से क्या है, MEP यानी यूरोपीय संसद की जो सदस्य है ये बनी थी। और 2022 में जो डेविड सासोली है, उनके निधन के बाद से ये यूरोपीय संसद की कार्यवाहक अध्यक्ष बन गई थी। ठीक है, तो देखिए, जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, ये क्या है, यूरोपियन संघ की जो 7 ब्रांचेस हैं, जो 7 ब्रांच हैं यूरोपियन जो पार्लियामेंट है, जो यूरोपियन यूनियन है, इसकी 7 ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो इसमें से जो 7 ब्रांचेस हैं उनमें से ये एक है। अब आप सोचेंगे कि ये जो यूरोपियन संघ है, इसकी 7 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? तो देखिए, हम एक बार नजर मार लेते हैं। एक तो हो गई यूरोपियन पार्लियामेंट, इसे मैं शॉर्ट में लिखूंगी, आप जरा समझ लेना। एक तो है यूरोपियन पार्लियामेंट, एक है यूरोपियन काउंसिल। ठीक है, एक है आपकी द कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। ठीक है, एक है आपकी यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन को EU लिखूंगी तो यूरोपियन समझना। ठीक है, अगली है आपकी द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। एक है आपकी, देखिए कौन कौन सी हो गई हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट हो गई, यूरोपियन काउंसिल हो गई है, द कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स हो गई है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो गई है, यूरोपियन कमीशन हो गई है। अब आपकी बचती है द कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, द कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये EU की है। अब एक आपकी जो लास्ट बचती है वो एक और होती है आपकी, ये है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। इसे हम बोलते हैं, देखिए एक एक आपकी रह गई है, ये है आपकी द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब देखिए ये जो है, जो यूरोपियन यूनियन है उसके 7 ब्रांचेस हैं और उनमें से एक ब्रांच है यूरोपियन पार्लियामेंट, उसकी ये अध्यक्ष बनी है। ठीक है, यदि हम रॉबर्ट्स मेट्सोला की बात करें। अब बात करते हैं, देखिए ये है यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन काउंसिल, द कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, एक है द यूरोपियन कमीशन, द यूरोपियन सेंट्रल बैंक, द कोर्ट ऑफ जस्टिस, और ये है द काउंसिल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस शहर में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा शुरू की गई है? इसका नाम है प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा। तो देखिए, ये आपकी शुरू की गई है फरीदाबाद में। ठीक है, तो देखिए, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने क्या किया है फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है, ये जो फरीदाबाद है ये हरियाणा में है। उसमें हरियाणा में स्थित ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी THSTI में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन किया है।
देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये विश्व में 9वीं है परंतु एशिया में पहली है। अब आप देख लीजिए, ये विश्व में 9वें नंबर पर है और एशिया की बात करें तो ये पहले नंबर पर है। ठीक है, अब तक क्या है, ये बड़े देशों में ही थी, जैसे ये जो लेबोरेटरी है, कहाँ कहाँ, जैसे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए इस प्रयोगशाला में होगा क्या, इसमें क्या होगा, किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए प्री क्लिनिकल जो ट्रायल सुविधा है वो यहाँ उपलब्ध रहेगी। ठीक है, ताकि जब कोई भी वैक्सीन बनाई जाती है तो आपको पता है उसमें ट्रायल किए जाते हैं, तो वो सारी फैसिलिटीज लेबोरेटरी में दी जाएंगी। इससे क्या होगा, अनेक बीमारियों से संबंधित जो वैक्सीन है उसका विकास करना इजी हो जाएगा। और जो THSTI है, ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान है, उसके तहत ये नवाचार परिषद BRIC का एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ष 2025 के लिए भारत का जो GDP ग्रोथ रेट है उसको 6.8% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो IMF ने क्या किया है, वर्ष 2025 में भारत के लिए GDP तय की थी। ठीक है, कि भारत की GDP रहेगी 6.8%, परंतु अब इसे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 7%। ठीक है, तो देखिए 16 जुलाई को ही आपके जो IMF है उसने अपनी एक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो जारी की है। और इस रिपोर्ट के तहत इन्होंने बताया है कि जो इंडिया की जो ग्रोथ रेट रहने वाली है, जो GDP रहने वाली है वर्ष 2025 में, वो 6.8 से बढ़कर 7% हो जाएगी। ठीक है, और ये देखिए ये तो है वर्ष 2025 के लिए। 2026 के लिए इन्होंने बताया है कि ये 6.5 रहेगी, परंतु बात करें 2024 की, तो 2024 में इन्होंने कहा है कि इन्होंने 3.2 डिसाइड की थी और जो ये अभी तक ये 3.2 पर ही है। अच्छा, ये 2025 के लिए बढ़ाई क्यों है, तो IMF का मानना है कि भारत के जो गांव हैं, गांवों में प्रोग्रेस होगी और गांवों की प्रोग्रेस में क्या होगा, वहां के लोगों की इनकम जो बढ़ेगी, उस इनकम के बाद क्या होगा कि इन्हें इकोनॉमी गति मिलेगी, जिस कारण इनकी जो GDP है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये IMF का मानना है। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। भारत के किस अनुसंधान संस्थान ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है। तो वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट की हम बात करें तो आपकी ये योजना शुरू की है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR ने। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ये जो योजना है वो शुरू की है। ठीक है, ये कब की है, ये ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के 96वें स्थापना दिवस पर इन्होंने ये शुरू की है। इन्होंने इस योजना को शुभारंभ किया है। योजना का नाम है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। ठीक है, ये जो कार्यक्रम है ये है क्या, एक बार समझ लो। इसमें क्या होगा, ये 5 सालों तक चलने वाली एक योजना है और इसमें क्या होगा, पहले प्रारंभिक तौर पर रिसर्च होगी, है ना, उच्च उपज वाले जो तिलहन हैं, दालें हैं, उन पर इसमें रिसर्च होगी। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है एग्रीकल्चर और पशुपालन में रिसर्च को बढ़ावा देना। ठीक है, अधिक से अधिक रिसर्च होगी तो कृषि और पशुपालन को उतने ही बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो ICAR क्या है, आपको पता है, ये कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय और भारत सरकार के तहत एक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पाल कगामे किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो पाल कगामे की बात कर लेते हैं। देखिए ये पाल कगामे जो है ये बने हैं आपके रवांडा। देखिए ये रवांडा लिखा हुआ है। ठीक है, तो रवांडा के ये राष्ट्रपति चुने हैं, अफ्रीकी देश है रवांडा। और ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये चौथी बार, फोर्थ टाइम रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, और सबसे देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने 99% वोट जीतकर परसेंट वोट हासिल किए हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। और ये सन 2000 से इस देश के प्रेसिडेंट हैं, वर्ष 2000 से। ठीक है, अब देखिए इन्हें 24 ईयर्स हो गए हैं। ठीक है, और ये 5 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। रवांडा को देख लेते हैं एक बार। रवांडा क्या है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ देश है ये। ठीक है, और इसको देश को हजारों पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी हम जानते हैं। रवांडा की बात कर रहे हैं तो रवांडा की कैपिटल क्या है, किगाली। किगाली यहाँ की राजधानी है। करेंसी है यहाँ रवांडन फ्रैंक और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एडवर्ड निगेरेंटे, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से कुल कितने एथलीट हिस्सा लेंगे? तो देखिए पेरिस ओलंपिक जो 2024 होने जा रहा है, ठीक है, इसमें भारत के जो एथलीट हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। 117 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका पेरिस ओलंपिक 2024 जो जल्दी ही अभी देखिए 17 जुलाई को ही इन्होंने ये लिस्ट जारी की है कि इसमें कौन-कौन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। तो ये भारत के कुल मिलाकर 117 खिलाड़ी हैं, ठीक है। भारत के काफ़ी खिलाड़ी बहुत सर्वाधिक खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 29 एथलीट हैं, जिसमें 11 महिला हैं और 18 पुरुष इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? भारतीय दल का ये करेगा ये करेंगे आपके भाला फेंक खिलाड़ी जो नीरज चोपड़ा हैं, ये इसका प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो ध्वजवाहक हैं ओपनिंग सेरेमनी में, ये कौन है आपकी? ये हैं पीवी सिंधु और शरत कमल। मिशन हेड कौन है यानी शेफ डे मिशन कौन है? ये है गगन नारंग, ठीक है। और एडिशन कौन सा है ये पेरिस ओलंपिक का? 33वां ये एडिशन है। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक ये फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। 26 जुलाई से शुरू हो रहे हैं आपके ओलंपिक, 11 अगस्त तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 18 जुलाई को हर साल क्या होता है? नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस। तो मंडेला दिवस जो है पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो देखिए जो नेल्सन मंडेला दिवस है, जिसे मंडेला दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आपका पहली बार मनाया गया था वर्ष 2010 में, ठीक है। तो वर्ष 2010 में ये मनाया गया था। कब मनाया गया था? 18 जुलाई को हम मनाते हैं इसे, प्रत्येक वर्ष मंडेला डे के रूप में हम इसे मनाते हैं। ये इनकी क्या है? जन्म तिथि है। इसको रिमेम्बर करने के लिए हम मनाते हैं। जो मंडेला है उनके जीवन की उपलब्धियां उनको याद करने के लिए, उनके सम्मान में हम ये दिवस मनाते हैं। दरअसल क्या था, यूनाइटेड जो नेशंस है उन्होंने 2009 में घोषित किया था कि हम मंडेला दिवस को मनाएंगे, परंतु मनाते हैं हम वर्ष 2010 से, ठीक है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? शांति, सुलह, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए हम नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं। साउथ अफ्रीका के ये पहले जो थे अश्वेत राष्ट्रपति रहे हैं। 1994 से 1999 तक इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी पूरी अश्वेत के बीच में। 1990 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। ये भारत के ये पहले दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत से भारत रत्न मिला है। दूसरे गैर भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ऐसे पहले कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया विदेशी को, ठीक है। ऐसे कौन से विदेशी हैं जिन्हें पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब क्या है, 1993 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला। ये इन्हें कंबाइंड रूप से मिला था। वैसे ये थे साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जो थे फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क, उनके साथ इन्हें कंबाइंड रूप से मिला था। 2008 में इन्हें मिला गांधी पीस प्राइज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया। तो जो नीति आयोग है उसमें कुल कितने पदेन सदस्य होते हैं? तो नीति आयोग में जो पदेन सदस्य होते हैं वो होते हैं 4, ठीक है। अब देखते हैं कि जो केंद्र सरकार है, आपको पता है इन्होंने पुनर्गठन कर दिया है। पुनर्गठन क्या किया है एक बार नजर मार लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, जो सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान, उनको इसमें शामिल किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के साथ, ठीक है। इन्हें पदेन सदस्य के रूप में इन्हें शामिल किया गया है, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान ने किसका स्थान लिया है? इन्होंने लिया है जो पूर्व हमारे कृषि मंत्री रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनका स्थान इन्होंने लिया है। इसके साथ जो अन्य जो इन्होंने सदस्य लिए हैं वो हैं वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वीके पॉल और अरविंद वीरमणि, इन्हें पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। अच्छा, नीति आयोग की बात करते हैं। अब देखिए नीति आयोग का कार्य क्या है। ये है नेशनल डेवलपमेंट यानी राष्ट्र विकास को बढ़ावा देना और जितने भी राज्य हैं उनको सबको एक साथ लाकर एक मंच पर कार्य कराना, ठीक है। आगे क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में हायर एजुकेशन जो स्कीम्स हैं उनको डेवलप करना और गवर्नमेंट लेवल तक उनको पहुंचाना। और क्या है, विभागीय क्षेत्रीय मुद्दों के जो समाधान है उनको साझा मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अगला है नीतियों और कार्यक्रमों की जो निगरानी है और मूल्यांकन करना इनका उद्देश्य है। और थिंक टैंक्स के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम 2024 की मेजबानी की जा रही है? तो ये कौन सा मंत्रालय है जो वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम की मेजबानी कर रहा है? तो देखिए ये है आपका
संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। तो ये संस्कृति मंत्रालय कब से कर रहा है? ये होगा आपका 14 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी थीम क्या रही है वर्ष 2024 की। इंपॉर्टेंट बात होती है थीम। तो थीम क्या रही है? थीम आपकी रही है वर्ल्ड हेरिटेज इन द 21st सेंचुरी। अब देखिए वर्ल्ड हेरिटेज जो है यंग प्रोफेशनल्स फोरम, ठीक है। इसमें क्या होगा, वैश्विक स्तर पर 50 जो हैं आपके यंग प्रोफेशनल्स हैं, ये इस पर हेरिटेज कंजर्वेशन पर अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत के किस शिक्षा संस्थान द्वारा साथी एसएससी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? उसका नाम है साथी एसएससी। तो देखिए ये शुरुआत की है आपकी आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर क्या करेगा इसमें? जो एसएससी है यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसके द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं होंगी उनकी तैयारी करवाने में इन्हें कोचिंग दी जाएगी आईआईटी कानपुर के द्वारा, ठीक है। तो ये जो ऐप आया है, ये जो सॉरी जो ये स्कीम आई है साथी एसएससी, ये आपकी आईआईटी कानपुर से कानपुर की पहल है, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।